भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? हमारे पूजनीय उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। कि जिस तरह आपने सका को उखाड़ने का काम आपकी सरकार ने किया है, आपकी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे यहाँ पे ब्राह्मण। महोदय, यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। अब सुन लीजिए पूरी बात, वो ब्राह्मणवाद कहा गया। ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, जातिवाद तो कुर्सी के भेड़िए कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज चाहे यूपी हो या बिहार, हर जगह की राजनीति में केंद्र में ब्राह्मण है। पंडित, पावर और पॉलिटिक्स पूरे चरम पर है। प्रयागराज के संगम से शुरू हुआ विवाद अब धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैलता जा रहा है, जिसके केंद्र में ब्राह्मण ही है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब समाज में अभय और तथास्तु की मुद्रा से बाहर आकर ब्राह्मण भी अपने मुद्दों पर मुखर हो रहा है। एक दौर में स्वतंत्र भारत में कश्मीरी पंडितों को उनके ही राज्य से विधर्मियों ने बेदखल कर दिया था। तब से कश्मीरी पंडित देश भर में दर दर की ठोकरें खा रहा है। कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ जो हुआ वो अतीत दोबारा न दोहराया जाए और राजनीतिक रूप से ब्राह्मण समाज को अछूत बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ अब यूपी और बिहार से बुलंद आवाजें उठने लगी हैं। बिहार के दरभंगा में जब पूरे गांव के ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट लगा तो ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई। यूपी में संगम की धरती पर जब बटुकों की चोटी खींची गई और शंकराचार्य का छत्रप तक तोड़ा गया तो इसके विरोध में भी आवाजें उठी। समाज में जब जब कुरीतियों ने अपने पैर पसारे तब तब ब्राह्मण समाज ने उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई। सती प्रथा का समूल नाश हो, जाति विहीन समाज के निर्माण से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक में ब्राह्मण समाज ने अपनी अगली पंक्ति में खड़े होकर के मोर्चा लिया है। 1857 की जो पहली क्रांति है देश की, वो भी मंगल पांडे ने शुरू की थी। वहां से शुरू हो रहा है। इसी ताजा इतिहास का कालखंड को अगर आप देखें, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों या सनातनी एकता की बात हो, हर दौर में ब्राह्मणों ने अगली पंक्ति में आकर अपनी आहुति दी है। आज के दौर में जब UGC कानूनों के जरिए समाज में खाई पैदा करने की कोशिश हो रही है, उस समय भी ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा मुखर होकर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की पहल करता हुआ दिखाई देता है। वंचितों को कानूनी संरक्षण मिलना जरूर चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में कानून की ढाल बनकर सामाजिक दीवार भी खड़ी नहीं होनी चाहिए। इस दीवार को गिराने में सदियां बीत चुकी हैं और अगर खड़ी हो गई तो फिर सदियां बीत जाएंगी। भारत ने एक लंबी यात्रा के बाद देश में फैली कुरीतियों से लड़ते हुए यहां तक का सफर तय किया है और अनेकता में एकता के सिद्धांत का पालन करते हुए हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के अवसर मिले, उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने की आजादी हो, यही हमारा मूल ध्येय होना चाहिए। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरह एक विशेष वर्ग को निशाने पर रखकर राजनीति हो रही है, उसने ब्राह्मण समाज के अंदर विद्रोह पैदा करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर विप्रों पर, ब्राह्मणों पर वार किए जा रहे हैं। आज की डिबेट में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर अचानक ब्राह्मणों पर निशाना क्यों साधा जा रहा है, वो निशाने पर क्यों आ गए हैं, इसका केंद्र कहां है, इन घटनाओं के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। कश्मीरी पंडितों के इतर उत्तर भारत के ब्राह्मणों ने इस बार सहनशीलता के बजाय मुखर होकर सामने आकर मोर्चा क्यों खोल दिया? क्या यह एक नैरेटिव है या फिर समय और कालखंड में घटने वाली सामान्य घटनाएं जो अब तक सामान्य दिख रही थीं, उसमें असामान्यता का ऐसा मिश्रण हुआ है कि कोलाहल मचा हुआ है। कुछ बयान सुनते हैं
जो ऐसे लोगों के जरिए हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई एमपी है, कोई एमएलए है, सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह वो अपनी बात रख रहे हैं। पहले बातें सुनिए, बयान सुनिए, फिर चर्चा। जातिवाद की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज एक बात मैं बहुत चैलेंज से कहने जा रहा हूं, हम कभी जातिवादी रहे ही नहीं। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। जातिवाद तो कुर्सी के भेड़िए कर रहे हैं। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी? यहां क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। पांडे जी, अरे पांडे जी, एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। हमारे पूजनीय, उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ? पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूं। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। इस ब्राह्मण का पांव पखारने तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण का पांव अपने आंसुओं से धोते हैं। जिस ब्राह्मण के बिना न शादी होती है न श्राद्ध होता है, जिस ब्राह्मण ने सुनिए, जिस ब्राह्मण ने आपकी बात तो सुना है, आपकी बात तो सुना अध्यक्ष आलोक जी, आपकी बात तो सुना, हमने दिया है, हमने मौका दिया है। जिस ब्राह्मण ने मैंने मौका दिया हूँ। जिस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, जहां पर आज करोड़ों छात्र पढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, और ये ब्राह्मण को खराब लगता है अध्यक्ष महोदय। वैसे भारतीय समाज की जो संरचना है उसमें ब्राह्मण कोई इसका एक चेहरा नहीं है। समाज का हर चेहरा ब्राह्मण अपने साथ लेकर के चलता रहा है और समाज संगठित रहे इस तरीके से ब्राह्मण ने अपनी पूरी व्यूहरचना की। इस देश में जिस तरीके की स्थितियां रही समय समय पर, उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए उस पटल पर भी ब्राह्मण ने काम किया। लेकिन आज जो स्थिति है, चूंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, इसके साथ साथ हर समाज और खासतौर से हर राजनीतिक दल जो समाज आधारित राजनीति करता है, वो इस तरीके से इस गोलबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इस माहौल को बदलने की कोशिश कर रहा है कि जो हिस्सा एक पार्टी के पक्ष में पिछले 10-12 साल से जा रहा है वो कैसे छिटक करके अलग हो। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब वो पार्टी सत्ता में बैठी है उसके बाद भी अगर उसी तरीके की स्थितियां बन रही हैं, जिन चीजों से ब्राह्मण समाज को परहेज करने के लिए कहता आया, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? आज वार्ता इसी पर होगी। संदीप दुबे जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विवेक पांडे जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी हमारे साथ
बिहार से जुड़े हैं, जो बिहार की राजनीति को समझाएंगे हमें, और समाजवादी पार्टी की ओर से विवेक पांडे जी ब्राह्मणों का पक्ष रखेंगे उत्तर प्रदेश के लिहाज से। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी को दोनों प्रवक्ता बहुत ध्यान से समझें कि ब्राह्मण केंद्र में है, पार्टियां दोनों की अलग अलग हैं और धुर विरोधी हैं आप लोग, लेकिन यहां पर चूंकि बात आज ब्राह्मणों की हो रही है तो अपना जो कंसंट्रेशन है, पार्टी लाइन से ऊपर भी उठना पड़े तो उठ जाइएगा। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि यूपी का जो मसला है वो लगातार चर्चाओं में है। बिहार में जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल चुनाव हुआ और जातियों का आंकड़ा भी सामने आया, चूंकि उसका एक सर्वे हुआ था, करीबन 3.5% के आसपास ब्राह्मण समाज, उस ब्राह्मण समाज में जब एक चुना हुआ विधायक सदन के अंदर और मंत्री पद पर, उप मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए यह कहता है कि साहब हॉस्टल में मेरे साथ किस किस तरीके से कैसा कैसा व्यवहार हो गया, यह पीड़ा असामान्य ही रही होगी और उसी की सरकार में रही है जिससे वो समाज में अपनी पार्टी का संदेश दे रहा है। तो संदेश देने की जो पार्टी कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके अपने लोग चित्कार मचा रहे हैं। यह किस तरीके का सामंजस्य है और ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है बिहार में? शेखर जी, सबसे अच्छी बात है, मैं बिहार का ही रहने वाला हूं, लेकिन मेरी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई है, तो मैं बिहार और उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझता हूं राजनीतिक दृष्टिकोण से। मुझे लगता है कि ब्राह्मण जो है राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह सम्मान का मुद्दा है, सहभागिता का मुद्दा है और संतुलन का मुद्दा है। ब्राह्मण को अगर समझना है तो ब्राह्मण ने कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं, उसको धन की लालसा नहीं है किसी ब्राह्मण को, उसको लालसा है राष्ट्र की, कि राष्ट्र सुखी रहे, राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना हो और जो राष्ट्र के लिए जीता हो। आपको याद होगा धनानंद के दरबार में चाणक्य ने कहा था कि मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूं धनानंद, कि तुम मुझे पद दे दो, कहीं बैठा दो, मैं सिर्फ इस राष्ट्र की चिंता करता हूं और तुम हमारे हिसाब से अगर इस राष्ट्र का संचालन नहीं कर सकते, यानी राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते, राष्ट्र की समृद्धि नहीं बुन सकते, तो हम एक नया राजा खड़ा कर देंगे ताकि तुम्हारे को ये परिस्थिति हो, इस परिस्थिति में तुम आ जाओ कि तुम इस राष्ट्र की सेवा करने लायक व्यक्ति का निर्माण भी करना ब्राह्मण जानता है। ब्राह्मण ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, ब्राह्मण हमेशा विवेकशील रहा है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को लेके जो विषय अभी आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति आधारित राजनीति नहीं करी है, इसलिए ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो नीति थी, उस नीति पे ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी रहा है और अनकंडीशनल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में यह दिखाया है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो जाति देखकर नहीं बनती, वो चाहे उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, पीएम आवास हो, किसान सम्मान निधि हो, इन सबका लाभ हर गरीब को मिला है, चाहे वो किसी समाज से हो। अब रही बात योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की, तो ये बात तो सही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं पे कार्रवाई की है, निवेश उत्तर प्रदेश में आया है, एक्सप्रेसवे बना है, पूर्व सरकार की भी योजनाओं को आगे लेके गए हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पे भी विकास हुआ है, तो दोनों जगह सामंजस्य है। और ब्राह्मण समाज का नेतृत्व नहीं करता, ब्राह्मण जो है समाज को गढ़ता है कि एक ऐसा समाज हो जहां सभी जातियां सुरक्षित रहें। भारत में जातियां हैं तो आज भारत है, हम तो दूसरे स्तर पे देखते हैं कि इतने ज्यादा भारत में लोग आए, हम समय समय पे गुलाम रहे, लेकिन हर घर की एक परंपरा है और अगर परंपरा उस घर की जीवित है तो ब्राह्मणों की वजह से जीवित है। और इसलिए कोई भी आ जाए, कोई भी विदेशी ताकत भारत में आ जाए, वो परंपरा नष्ट नहीं हुई, इसलिए भारत कभी नष्ट नहीं हुआ और आज भी भारतीयता भारत में संदीप जी, आपने बहुत सारी बातें रखी हैं और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी, ठीक है मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे यहां परंपरागत रूप से कही जाती रही हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को कुछ चीजें, इस चर्चा की शुरुआत में जो संदीप जी ने बात कही है, परंपराओं की थाती हम अपने कंधे पर लिए रहे वो ठीक है, लेकिन दूसरा पहलू भी हमें देखना होगा। अभी जो समाज चल रहा है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, पूरब में कुछ कहा जाता है वो पश्चिम में पहुंच जाता है, उत्तर में कोई तीली जलती है उसकी आग दक्षिण में हमें दिखाई देती है। इसके साथ साथ जिस समाज को हमने गढ़ने का काम किया, जिसको संदीप जी कह रहे हैं यानी ब्राह्मणों ने, तो उस स्थिति में यहां समाज में जो विघटन जिस तरीके से हो रहा है, उसमें इस पूरी सियासत के केंद्र में ला करके खड़ा किया गया है
ब्राह्मण को। आप बात समझिए, ब्राह्मण कभी सत्ता के केंद्र में आकर के खड़े होने के लिए आतुर नहीं रहा, लेकिन यह व्यूह रचना इस तरीके की है जहां ब्राह्मण को केंद्र में ला करके खड़ा करने के बाद और चारों तरफ से जातियों का जो मुलम्मा है, घेरा है, उसको खड़ा करने के बाद ब्राह्मण को यह दिखाया जा रहा है कि अगर यह प्रताड़ित है तो प्रताड़ित कौन नहीं है। इस सिचुएशन को हमें समझना होगा। दूसरा, ब्राह्मण चूंकि पठन पाठन से जुड़ा रहा है, शिक्षा देने और लेने का काम वो निरंतर करता रहा है, इसलिए प्रलय और निर्माण उसके गर्भ में पलते रहे हैं। इसीलिए वो घनानंद को भी चैलेंज कर देता है, इसीलिए वो चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठा देता है, एक मौर्य वंश की स्थापना कर देता है और फिर दूर खड़ा हो जाता है, उससे विरक्त भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद जब उसी को केंद्र में ला करके, यह राजनीति है, उसी को केंद्र में ला करके जब राजनीति का घेरा व्यूह रचा जाता है, तब सवाल बड़ा हो जाता है। इसीलिए ऐसी वार्ता जरूरी हो जाती है कि ब्राह्मण जो करता आया है वो थाती नष्ट ना हो जाए और ब्राह्मण सुरक्षित रहे। यह जरूरी हो कि समाज उस चीज को दूध का दूध पानी का पानी की तरीके से देख ले। विवेक पांडे जी, अब मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि बिहार की बात हमने संदीप जी से समझी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश से भी, लखनऊ से भी खुद को कनेक्ट किया है। जिस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में है, और यह ऐसा नहीं है कि आज ही बन गई है, अगर उदाहरण देने शुरू किए जाएंगे तो यह निरंतर में आएगा, कोई पहला मौका नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, उसमें क्या ब्राह्मण को राजनीति के चौराहे पर खड़ा करके एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? देखिए, पहले तो मंच पे उपस्थित दोनों ही सम्मानित पैनलिस्टों के साथ दोनों ही, चूंकि आप दोनों ही ब्राह्मण हैं, आप लोग को मैं विशेष प्रणाम समर्पित करता हूं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ मैं अभी एंकर ही हूं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। मैं कह रहा हूं कि मैं अभी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हूं, मैं आपका एंकर ही हूं। नहीं, जायज बात है, लेकिन चूंकि आपने कहा ना कि पार्टी से भी ऊपर उठकर, तो मैंने कहा पहले प्रणाम करके अपने समाज को पार्टी से ऊपर उठ के प्रणाम तो कर ही लिया जाए। देखिए, जायज बात है। ब्राह्मणों की जब बात आएगी तो वर्तमान स्थिति में, खासकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब आप बात करेंगे, तो ब्राह्मणों को जो हमेशा एक राजनीतिक चर्चा का विषय बनाया जाता है कि क्यों ब्राह्मण हमेशा सत्ता का केंद्र रहता है, उसका कारण है जितने भी हमारे कुलीन शालीन और जितने भी संभ्रांत लोग हैं, उनकी समस्याओं के निवारण की क्षमता है तो केवल ब्राह्मण के पास वो ऊर्जा उपलब्ध है। इतिहास में भी अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ बड़े बड़े भविष्यचार्य, चाहे ज्योतिषाचार्य, चाहे तंत्राचार्य, जितनी भी बड़ी पराविद्याएं थी, वो सब ब्राह्मणों के अधीन थी। ब्राह्मणों के ज्ञान का समावेशित एक मिश्रण था उनके पास, और यही कारण था कि पूर्व से ही आप देखिए, इतिहास से ही ब्राह्मणों की एक विशेष, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वर्चस्व ब्राह्मणों का रहा, उन सभी पे रहा जो कि अपने आप को श्रेष्ठ सम्राट भी कहते थे, श्रेष्ठ राजा भी मानते थे, श्रेष्ठ तपस्वी भी कहते थे। कारण यह था कि उस हर भक्ति का, उस हर विधा का ज्ञान ब्राह्मण करवाता था, जिससे कि अपर्याप्त को भी पर्याप्त रूप से प्राप्त किया जा सकता था। तो ये एक विशेष व्यवस्था चली आई जिसके कारण ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया। अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब आप इसको समझते हैं तो आज भी आप देखिए, जैसे ही हमारे यहाँ चुनाव घोषित होते हैं, कई लोग दौड़ते हैं, पीताम्बरा पीठ दौड़ते हैं, कई लोग अलग अलग यज्ञ कराने जाते हैं। क्यों जाते हैं? उसका कारण है, जो विधायक लगातार रिपीट हो रहे हैं पूजा पाठ करवाने के बाद, उनके अंदर एक भ्रांति बनी हुई कि गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो हम सरकार में वापसी कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का महत्व है। अब चूंकि इन विधाओं को अलग अलग जातियों के लोग भी अनुसरित कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बात आ गई है कि हाँ, ये विधा अब लोगों तक जा रही है, और उस पर भी ब्राह्मण ने कभी आपत्ति नहीं जताई। ब्राह्मण ने हमेशा ज्ञान को गंगा की भांति हमेशा से आगे बढ़ाने का काम किया है। गंगा बहती जाती है, उसके जल को अपने अपने तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्राह्मणों ने भी जो ज्ञान समाज को दिया, वो ज्ञान प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, उससे घट नहीं रहा है। अब उत्तर प्रदेश की बात करिए, देखिए 3 विशेष घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटी है। इससे मीडिया मुझे लगता है कि अभी तक अनभिज्ञ है, और हमारे समाजवादी पार्टी के लोग चूंकि थोड़ा सा दूरदर्शिता के साथ चल रहे हैं, तो हमने इस बात को पकड़ा है। 3 प्रमुख घटनाएं घटी हैं। एक तो यूजीसी को ला करके जिस प्रकार से भाजपा ने ब्राह्मणों को एक संदेश दिया है, इससे स्पष्ट होता है कि अब भाजपा को सवर्णों की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मणों की विशेषकर। दूसरी बात, 4 प्रमुख बैठकें हुई हैं उत्तर प्रदेश में। 4 प्रमुख बैठकें कौन सी हुई? एक पहले कुटुंब की होती है, फिर ब्राह्मणों की होती है। जिस दिन ब्राह्मणों की होती है उसी दिन प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की भी बैठक होती है। उसके बाद लोध समाज की होती है, उसके बाद कुर्मी समाज की होती है। लेकिन नोटिस किसको दी जाती है? केवल ब्राह्मण समाज को।
सीधा सीधा संदेश केवल ब्राह्मण समाज को दिया जाता है भाजपा की तरफ से कि आप लोग दोबारा इस तरह की बैठकें नहीं करेंगे। उसका कारण है ब्राह्मण की एकता और ब्राह्मण की शक्ति शिव के त्रिशूल की भांति है, और त्रिशूल पुंज को बाकायदा भैरव भी नहीं झेल पाए थे। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का सीधा संदेश। दूसरी घटना, तीसरी सबसे बड़ी घटना, अब देखिए जिस तरह शंकराचार्य जी के ऊपर एफआईआर कराई गई और शंकराचार्य जी के बटुकों को पीढ़ी चोटिल करके त्रिवेणी को लाल करने का प्रयास किया, ये तो इतिहास में दर्ज हो गया। जैसे आपने ये काला अध्याय लिख दिया है, उसके बाद अब जब शंकराचार्य जी 20 तारीख को कूच करने की तैयारी में थे, आज उनके ऊपर एक फर्जी एफआईआर भी हो गई। एफआईआर कराने वाला कौन? मुझे तो हास्यप्रद लगता है कि अपराधी जिसके ऊपर खुद 376 जैसे मामले थे, गंभीर अपराधी जिसके ऊपर गैंगस्टर लगी हुई है, उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है, वो आज 2022 में वो भाजपा सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। आज वो भाजपा सरकार के संरक्षण में शंकराचार्य भगवान के खिलाफ जाकर के कोर्ट में फर्जी एफआईआर करा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी एफआईआर है जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी को फर्जी एफआईआर करा करके उनको फंसाया गया, और देखिए आज उनको कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। तो ये भी एक बात आई है। ब्राह्मणों को लगातार 3 मैसेज दिए गए, और आज तो इस बात को स्पष्ट कर दिया आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, जो कि भाजपा का ट्विटर हैंडल चला रहा है। मोदी जी ने एक बयान दे दिया है जिसको कि बहुत बड़े मीडिया संस्थान ने भी चला दिया है। भारत की संसाधनों पे पहले अल्पसंख्यक, दलित और पीड़ितों का पिछड़े वर्ग का अधिकार है। कल तक यही लोग इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराते थे जब समाजवादी पार्टी ये बात रखती थी। तो अब लेकिन पीडीए का इतना डर हो गया है कि अब भाजपा 80 बनाम 20 की लड़ाई में मुस्लिमों को केवल छोड़ दे तो 63-65% की लड़ाई पूरी तरह से हावी करने के लिए, सत्ता में वापसी करने के लिए 63-65% को टारगेट कर रही है। और कहीं ना कहीं भाजपा अल्पसंख्यक की बात करिए, ओबीसी की बात करिए, एससी की बात करिए, इन वर्गों को लुभाने के लिए यूजीसी जैसे हथियार ला रही है। और उसके साथ सवर्णों का अगर 17% 16% से उसको नुकसान हो रहा है तो उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। भाजपा का मुख्य उद्देश्य सीधा सीधा है कि उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर रखा है कि ब्राह्मण कहीं जाएगा नहीं, भाजपा के सिवा ब्राह्मण के पास कोई विकल्प नहीं है, और यही भाजपा देखिएगा अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती। चलिए ठीक है, ब्राह्मण को विकल्प की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण आगे बढ़ाते हैं। संदीप जी, ये बात भाजपा जो विपक्ष की तरफ से बातें कही जा रही हैं या उत्तर प्रदेश की राजनीति को, जैसा भी आपने दावा किया कि आप समझते हैं, ये चीजें तो बिहार तक भी पहुंच रही होंगी और बिहार की चीजें भी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। तो ऐसे में चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अभी आप मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तराखंड, इन जगहों को थोड़ा सा विराम पे भी रख दें तो कुल मिलाकर के जो काऊ बेल्ट आपकी 2014 से दुधारू गाय बनी हुई है, अभी वहां पर उखाड़ पछाड़ शुरू हो गया है। शेखर जी देखिए, 2 बातें हैं। आपको याद होगा जब बीपी सिंह जी की सरकार आई थी इस देश में और ऐसे ही कुछ इश्यूज बने थे, तो जातियों की राजनीति तब से समाजवाद जब से आया है भारत में तो हमें लग रहा है और गहरी हुई, और उससे कांग्रेस को भी नुकसान हुआ था। कांग्रेस भी कई पार्ट में टूट गई और कांग्रेस तो आज बिखरी गई। कांग्रेस के सारे वोट बैंक भी समाजवाद के पास चले गए। इसको सहज स्वीकार करने में कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण बहुत नाराज है, ब्राह्मण भाजपा के साथ नहीं है। अभी सवर्ण जातियों की भी बातें हमारे साथी मित्र ने कही। हम सब ठीक है, किसी भी जाति धर्म में पैदा हुए हैं, मानव जन्म में आए हैं, तो जाहिर सी बात है ईश्वर ने कहीं ना कहीं तो हमें जन्म दिया है, किसी जाति में आया है, भारत में ये व्यवस्था है। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने दशकों तक जाति राजनीति करी, जातियों के खांचे में खींच के वोट बैंक को रखा और समझा और इस देश पे लंबा शासन करने का उनके पास अनुभव भी रहा, वो जातियां जब टूट गई और अब उनको सत्ता का कोई आशा नहीं दिखता है कि मुझे कुर्सी मिल पाएगी, मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, तो फिर वही भारत जो विकास की गति को आगे बढ़ा रहा है, वही भारत जो लंबी छलांग लगाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है, वही भारत जो युवाओं के लिए सपने गढ़ रहा है, वही भारत जो एआई सबमिट करा रहा है, इन सबको खराब करने के लिए कैसे भारत की बुराई हो, क्या हम राजनीति को छोड़ देते हैं? क्या हम इसी देश में रहते हैं जहां हम अपने 150 करोड़ की जनसंख्या प्रधानमंत्री को चुनते और आप सुन लीजिए संदीप जी, राजनीति को हम नहीं छोड़ पाएंगे। हम वार्ता इसलिए, चर्चा इसलिए हो रही है कि वो राजनीति हो रही है। वो जो वहां पर हुआ, जिन लोगों ने मंडपम में इस तरीके के प्रदर्शन किए हैं नंगे होकर के, वो वास्तव में कूटे जाने लायक लोग हैं और उनको कूटा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय मंच पर। भारत की इस तरीके की छीछा लेदर कतई बर्दाश्त नहीं। अब आइए, सबका साथ सबका विकास, वो सारी चीजें आपने करी, उसका लाभ कितने को मिला, कितना, उस पर भी हम नहीं जाएंगे। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है
कि राजनीति का केंद्र कौन होगा यह अभी तक ब्राह्मण तय कर देता था। अब ब्राह्मण को चौराहे पर ला करके खड़ा किया गया है और चारों तरफ से जातीय गोलबंदी के जरिए यह समझाया जा रहा है कि देखो, जो अब तक केंद्रित करता था, सबको दिखाता था, वही मारा जा रहा है और यह बीजेपी की सरकार में हो रहा है। वो जो विवेक जी ने कहा यूजीसी लाए, आप यूजीसी का विरोध हुआ, उस पर अदालत को डिसीजन देना पड़ा है, अभी पेंडिंग है। इसी तरीके से शंकराचार्य का मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आपका बिहार का उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर खड़ा होकर रो रहा है। अरे भैया, सब पंडित हैं, बात इस पे कीजिए। देखिए, आपकी बात मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। भारत के अंदर वो चाहे हम ब्राह्मण हो, दलित हो हम, या पिछड़े हो या अति पिछड़े हो, सबके सम्मान और सबकी भागीदारी का जो अवसर है वो हमारा संविधान देता है। और हमारा संविधान इस देश का गीता कुरान है और इसको सहज स्वीकार करना होगा सबको, वो चाहे मैं हूं, आप हो, जो भी लोग हैं। तो हम अपने आप को जो छोटा करेंगे, बहुत से लोग चाहते हैं, ब्राह्मण इसलिए टारगेट में है कि ब्राह्मण इस देश के लिए जीता रहा है, इस देश के लिए मरता रहा है। आजादी की पहली जो लड़ाई हुई थी वो भी ब्राह्मण ने शुरू करी थी। तो ये देश ब्राह्मणों ने भी अपने विचारों से इस देश को सींचा है और समझा। और ब्राह्मण आज भी राजनीति को समझ रहा है, बहुत अच्छे से ब्राह्मण राजनीति को समझ रहा है। अरे भैया, उसी विचार पर हमला हो रहा है, इसीलिए तो हम ये वार्ता करने बैठे। संदीप जी, नहीं है, उसी विचार पर हमला हो रहा है, इसीलिए आज हम ये वार्ता करने बैठे हैं। उस विचार पर ही हमला हो रहा है भैया। ये हमला होगा ना शेखर जी, इसलिए होगा कि आप एक मजबूत स्तंभ हैं और जब भी किसी देश की नींव को डगमगाना होगा और देश लंबे अंतराल तक विकास की राह पकड़ के आगे बढ़ रहा है तो उसको भटकाने के लिए होगा। अब आपने लाइन पकड़ी, अब ये बताइए। नहीं, ठीक है, अब ठीक है, ये हमला कौन कर रहा है? कोई नहीं है। तो इस देश को अगर डगमगाना है तो लोग हमें डगमगाने की कोशिश करेंगे। और ब्राह्मण ये समझ रहा है, ये विपक्ष की जातियों की चाल में ब्राह्मण नहीं फंसने वाला है। ब्राह्मण आज राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र के निर्माण में और यद्यपि हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिया है और सर्वश्रेष्ठ वो इसीलिए पूजा जाता है। अभी सब कुछ विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी से हैं, वो भी अपनी पार्टी को लेकर के मजबूती के साथ में अपना पक्ष रख रहे हैं। तो ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी में ही है, वो सपा में भी है। सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी में है, कब से हैं वो, तो मतलब कोई सोचता भी नहीं है कि वो कहीं दाहिने बाएं जाएंगे। पाठक ही चले आए, अलग बात है, वो डिप्टी सीएम वगैरह बन गए। मैं ये समझना नहीं, मेरा सवाल अभी भी वहीं पे खड़ा है। जिस तरीके की आप बात कह रहे हैं वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में, सुनने में अच्छी है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, जमीन पे जो हो रहा है उसको कहां से इग्नोर कर दें? हो रहा है, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसको जातियों के तराजू पे आप मत तौलिए, बिल्कुल मैं कहता हूं उसको राष्ट्र हित के तराजू पे तौलिए। और जब तक भाजपा राष्ट्र हित में रहेगी तो संदीप दुबे जैसे लोग और इस देश का ब्राह्मण भाजपा का साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस दिन राष्ट्र हित से भाजपा भटक जाएगी, हम सब पहले लोग हैं जो इस पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए चले जाएंगे कि हमें देश सर्वप्रथम वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च जीवन देने वाले हम सब कार्यकर्ता हैं। हमें अपने पार्टी से उतना ही प्यार है और हमें मोदी जी पे विश्वास है, अपने पार्टी पे विश्वास है। संदीप जी, मैं आता हूं हमारे साथ, अभी आ रहा हूं विवेक जी आपके पास। हमारे साथ सुदम पांडे जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। एक वक्तव्य उनका भी आ जाए। सुंदरम जी, जिस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक ब्राह्मण अब केंद्र में है, उसको केंद्र में रख करके और जातीय गोलबंदी, मतलब जो जातिगत आधारित पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियों का भी मुलम्मा लिए हैं, वो भी अब ब्राह्मणों को बीच में खड़ा करके, चौराहे पे खड़ा करके अपनी राजनीति दिखा रही हैं। तो क्या वास्तव में जो स्थिति है उसका विश्लेषण इसी तरीके से किया जाएगा, या आपको लगता है कि एक नैरेटिव सेट करने के लिए ऐसा प्रयास है जिसमें हर पार्टी अपना अपना हिस्सा देख रही है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे लगता है कि सरकार की जो नीति है वो ब्राह्मणों को बलि का बकरा मान के चल रही है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी नीति ले आओ, ब्राह्मणों का विनाश कर दो, ब्राह्मणों को उठने मत दो। ये इनकी नीति चलेगी नहीं। अब कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो,
हमको भरोसा नहीं था, क्योंकि उठना बैठना होता है समाज में। कोई ज़रूरत नहीं थी केंद्र सरकार को यूजीसी लाने की, कोई ज़रूरत थी ही नहीं समाज में। लेकिन अचानक यूजीसी आया जो कि 2012 को रिप्लेस किया गया। उसमें साफ साफ है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो उसका पार्ट था उसको एलिमिनेट करने के लिए ही इसको लाया गया। क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए इस 2026 यूजीसी के माध्यम से? खामखा ले आए सब। अब ये चाह रहे हैं कुछ लॉलीपॉप देके ब्राह्मणों को फिर से अपनी तरफ हम उनका रुझान ले आएंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। एकदम सरासर मनमानी कर रहे हैं, बेमतलब का, कुछ नहीं है इसमें। और पार्टियां कोई भी हो, आएंगे जाएंगे लगा रहेगा, लेकिन हितार्थ, ब्राह्मण हितार्थ, सवर्ण हितार्थ, इनका कोई एक भी ऐसा उद्देश्य नहीं होता है जिससे कि ब्राह्मणों के हित में कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है, विवेक जी आप अपनी बात रखें। हाँ, देखिए, दो बातें मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। अभी चूंकि संदीप दुबे जी जिस तरह के वक्तव्य दे रहे थे कि अगर भाजपा ऐसा करेगी, ब्राह्मण राष्ट्र के उस पर भाजपा राष्ट्र के विरोध में जाएगी तो हम पार्टी छोड़ देंगे। माफ कीजिएगा, वंदे मातरम में भाजपा का और जनसंघ का कोई योगदान नहीं था। अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो इस वक्तव्य को देने के बाद आप तत्काल इसी मंच पे पार्टी छोड़ दीजिए और आइए समाजवादी पार्टी में आपका स्वागत करवाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, इतिहास को देख करके नकारने के बाद भी अगर कोई चिंतनशील और बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह की तर्क प्रस्तुत करता है तो मुझे लगता है कि अब इसके लिए क्या ही कहा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, लगातार ब्राह्मण, कांग्रेस ने कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। आप बता रहे हैं कि आज ब्राह्मण आप तो वो बात कर दे रहे हैं जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि 2014 के बाद आजादी मिली और 2014 के बाद आपकी बातों से लग रहा है कि ब्राह्मणों को चेतना जागी कि कैसे राष्ट्र के विकास में सहयोग करना है। माफ कीजिएगा, इस देश के जितने पुराण ग्रंथ हैं सब उठा करके जरा देख लीजिए। अधिकतर आपको जो उसकी लेखनी दिखेगी, आप शंकराचार्य के जितने भी उपनिषद निषद हैं आप पढ़िए जरा उनको, सारे ब्राह्मणों ने तैयार किए थे, इस देश को समर्पित किया। अगर आप उसको योगदान नहीं मानते हैं भाजपा की राजनीतिक भाषा में तो अलग बात है। हाँ, एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे, आप जातियों की राजनीति नहीं करते, जातियों की राजनीति, क्योंकि जातियां तो पंथ की एक इकाई हैं। आप तो पंथ की राजनीति करते हैं, सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आपकी राजनीति ही हिंदू मुसलमान की धुरी पे टिकी हुई है। योगी जी का इतिहास, वर्तमान सब देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम की धुरी पे टिके हुए हैं। मोदी जी को देख लीजिए, गोधरा फाइल तक को बैन करा दिया। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री जैसी फिल्म को बैन कराने वाले और गोधरा जैसे कांड कराने वाले अपॉर्चुनिस्ट नहीं कहे जाएंगे तो क्या कहे जाएंगे? आपको बताइए, आपके भाजपा के शासनकाल में भारतीय सेना का जो बजट है उससे ज्यादा ऑनलाइन सट्टे का, लॉटरी का बजट था जिसको आप लोगों ने लीगल किया था। ये बात आपको पता है? नहीं पता होगी आपको। उससे बड़ी बात, जिस तरह की घटनाएं भारत में हुई आज तक, पुलवामा के आप आरोपियों को ना ढूंढ पाए, कहां से आरडीएक्स आया नहीं पाए। इस देश में पहली बार आईएसआई को आधिकारिक रूप से कोई लाने वाला है तो वो आप, तालिबानियों को आधिकारिक रूप से आमंत्रण देकर चाय पिलाने वाले हैं आप। पहली बार चीन के साथ, कुछ दिन पहले आप बहुत चिल्ला रहे थे, कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस से वो चीन से जाकर के फंड लेते हैं। आपके तो संघ के लोगों ने आधिकारिक मीटिंग की दिल्ली में चीन के साथ, उस पर आप दो शब्द नहीं कह पाए। हाँ, एक वक्तव्य जरूर मैं स्पष्ट कर दूं, आज के एआई समिट पे लेकर के हमने ये जरूर स्पष्ट कर दिया, पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया, आंदोलन सही था, जगह गलत थी। क्योंकि हमारा भारत जो है अतिथि देवो भव के हमेशा मर्यादा को मानता आया है, ये हमारा उद्घोष है। और अतिथियों के सामने इस तरह का बर्ताव बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन बर्ताव ये भी नहीं सही था जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया भारत की फजीहत कर रही है कि आप जबरन फोटोजीवी बनने के लिए जबरन जाइए और कंपनी के सीईओ, बड़े बड़े पदाधिकारियों के हाथ उठा दीजिए, और बाद में जब उनके बयान आते हैं तो उसमें मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री की फजीहत होती है। उसको भी आप नकार तो सकते नहीं है, वो तो बाकायदा आधिकारिक बयान चल रहे हैं। उसके बाद वहां पे लोगों ने ये बताया, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, एआई समिट हो रहा है, और आपने वहां पे कैश पेमेंट की व्यवस्था कर रखी है फूड कोर्ट में। अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो आए हैं गेस्ट हमारे, वो इस बात को मीडिया के सामने बोल रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी मीडिया संस्था इसको कवर कर रही है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया का तो अभी मैं उदाहरण ही नहीं दे रहा हूं आपको। वहां पे लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम एआई के मॉडल लेकर के आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, वो अपने डेमो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम वाईफाई नहीं दे पा रहे हैं उनको। हम वाईफाई नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम मंदिर बनाने में व्यस्त हैं, मस्जिदों को तोड़ने में व्यस्त हैं। ठीक है, बुलडोजर कोडिंग। आता हूं विवेक जी, एक टिप्पणी जरा इधर सुंदरम जी की भी ले लेते हैं, फिर मैं आता हूं संदीप जी आपके पास। सुंदरम जी अपनी बात रखें। देखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा और जातिगत समीकरण में बहुत अंतर है। राष्ट्रवाद एक अलग विषय हो गया, इसमें जातिगत बात ही कीजिए तो अभी यूपी में या केंद्र सरकार जो कर रही है वो अगर जातिगत नहीं कर रही है तो जातीय प्रमाण पत्र क्यों बांट रही है? सरकार क्यों नहीं करती है कि बिना आरक्षण, बिना जातिगत कोई संबोधन के आप कोई चीज़ दें, कोई सुविधा दें? आप क्यों SC ST और ब्राह्मण और ठाकुर बनिया करते हैं? ये सरकार खुद करती है, ये हम नहीं करते हैं। सरकार खुद सर्टिफिकेट बांटती है। अब इसका जवाब लेते हैं संदीप जी। आरोपों की बौछार है, आप
चाहे ये बात ठीक है कि जैसे ही देश के सामने बीजेपी का भी एक भ्रम है, इसको समझिएगा संदीप जी, जब राष्ट्र पे बात आती है तो आमतौर पर बीजेपी को ऐसा लगता रहा है, और ठीक भी है, कि सारा वोट इंटैक्ट होकर के बीजेपी को मिल जाएगा। लेकिन जो कुछ भी आप देश के लिए कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसका भुगतान इस रूप में नहीं हो सकता कि हमने ये किया। अभी जो हो रहा है, सड़क पर जो अभी दिख रहा है, चुनाव आगे आने के समय जब वोट डाला जाएगा तो उस दिन की पूरी हिसाब किताब पे होगा। वो ठीक है कि आप राष्ट्र के लिए क्या कर चुके हैं, उसके एवज में आपको वोट दिया जाए, ये प्रेजेंट सिनेरियो में संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए, सामाजिक संवाद चल रहा है। आता हूं सुंदरम जी, संदीप जी जवाब ले लेते हैं। आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ जी, बोलिए। देखिए, ये सामाजिक संवाद चल रहा है, और सामाजिक संवाद लोकतंत्र की ताकत है। इससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। भारत कई जातियों से बना हुआ है, ब्राह्मण भी उसमें हैं, हम लोग भी हैं। अब इस देश को कैसे बुनना है वो सबके ऊपर निर्भर है। हम अगर एक अपनी अपनी सब लोग बहुलता लेके आ जाएं तो ये पता नहीं राष्ट्र कितने टुकड़ों में बट जाए, और सब जातियां अपने अपने छोटे छोटे घर बनाने, कुस्बे बनाने, कुनबे बना लें। तो आज जरूरत क्या है? आज जरूरत है कि राष्ट्रहित के तराजू पे तौला जाए। और मैं फिर कहता हूं, लंबे समय तक शासन करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला है केंद्र में, और राज्य में भी हम बेहतर शासन व्यवस्था के साथ शासन कर रहे हैं। विपक्ष को मुद्दा चाहिए, कैसे भड़काया जाए। अच्छी बात है ब्राह्मणों की कि ब्राह्मण किसी के बहकाव में नहीं आता, उसको अपना पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर इस देश में किसी का है तो ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण ने कभी किसी के आगे हाथ जोड़ के भीख नहीं मांगा। आज की डेट में जो ब्राह्मण है वो तटस्थ है, मजबूत है, संगठित है। दूसरा एक और बात कहता हूँ, ये चिंतन जो हो रही है, जो मनन हो रहा है, ये चिंतन मनन की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस संवाद से और मजबूत रास्ते निकलेंगे और इससे समाज सशक्त होगा, मजबूत होगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उस सोच को आप तराजू पे मत तौलिए, उस सोच को जाति से ऊपर तौलिए। एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र, सबको समृद्ध नागरिक बनाना है। तो ये समृद्धि बुनना, राष्ट्र को मजबूत करना, जब ऐसे ताकत के साथ कोई बुना जाता है समाज को, तो उस समाज में सबकी सहभागिता होती है। और मैं कह सकता हूँ, किसी भी ब्राह्मण को थोड़ा भी दुख पहुंचाओ, वो माफी यही बात सुंदरम जी जा सकती है। लेकिन सुंदरम जी ने यही बात कही है, यूजीसी की बात मेरे आप बात समझिए संदीप जी, यही बात सुंदरम जी अभी कह रहे हैं कि ब्राह्मण को बलि का बकरा मान लिया गया है, कि कुछ भी आप कर दीजिए, ब्राह्मण को आप चाहे जिस तरीके से ट्रीट कर दीजिए, ब्राह्मण बीजेपी के साथ में बना रहेगा। यह आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? बहुत अच्छे से इस विषय को रखता हूँ, सुंदरम भाई की बात को रखता हूँ कि उनको किसी विषय से दुख न पहुंचे, क्योंकि वो गैर राजनीतिक है। आपको याद है जब 498 आया था इस देश के अंदर, तो सास, ससुर, भाई, बहन सबको उठा के दहेज में ले जाके अंदर डाल देते थे। आज 498 के केस में किसी को कोई सजा नहीं होती, कोई पकड़ा नहीं जाता, केस चलता रहता है, फिर होता है कि दोनों एक हो जाए। ऐसे ही कुछ जातियां उनको प्रताड़ित किया जाता है, ये समझना चाहिए। अगर सरकार कोई कानून ले आई तो उसका इंटेंशन ये नहीं है कि आपको देना है। आपको डरने की क्या जरूरत है जब आप उसमें शामिल ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा कानून हो कि आंख मूंद के न्याय न करे, न्यायपालिका जो है आंख मूंद के कोई कार्रवाई नहीं करे, और कोई भी जो दोषी नहीं है उसको सजा ना मिले। इस प्रावधान को देख के जब अभी सर्वोच्च न्यायालय में ये मैटर है, सीजीआई साहब के सामने है, मुझे लगता है कि इसमें बेहतर रास्ता निकलेगा, और कानून में कोई बदलाव करने की आवश्यकता भी होगी तो वो भी सरकार करेगी। सरकार व्यक्ति विशेष को लेके, किसी जाति संप्रदाय को लेके दुर्भावना से ग्रसित नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, वो सबका साथ, सबके विकास के मूल मंत्र के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है, और इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने वाले वो है, हम सब मन की बात पढ़ लेते हैं, अब उनको हमारे देश की, हम सबकी चिंता है। ठीक है विवेक जी, हम यूजीसी की बात ही क्यों कर रहे हैं? ये बात पता होना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन बिल जो ये लेकर के आए हैं, जिस समय यूजीसी का ड्राफ्ट आया, उसी समय नेशनल एजुकेशन बिल आए जिसमें यूजीसी, एआईसीटीई जैसी संस्थाओं को समाप्त करने की योजना बनाई है इन्होंने। तो हम यूजीसी पे कितना भी ठीकरा फोड़ लें, यूजीसी तो समाप्त हो रहा है, और उसका सारे विश्वविद्यालयों का केंद्रीकरण करते हुए सारी आर्थिक जो भी व्यवस्थाएं हैं विश्वविद्यालयों की, सब सरकार अपने हाथ में केंद्रित करने जा रही है। तो यहाँ पे एक तीर से दो शिकार किया इन्होंने। जब ये बिल ला रहे थे तो आक्रोश न भर के इसे यूजीसी ला करके छात्रों को बांट दिया। ठीक है विवेक जी, मैं आता हूं आपके पास। ठीक आते हैं, इसका सवाल ले लिया हमने आपका। सुंदरम जी, आप अपनी बात पूरी करें।
देश में राज कर रही कोई भी सरकार हो, अभी फिलहाल भाजपा है, उसको ये समझना होगा कि राष्ट्रवाद का ये जो मीठा लॉलीपॉप दे रहे हैं, ठीक है आप दीजिए, राष्ट्रवाद सबके लिए ज़रूरी है, किंतु राष्ट्रवाद तभी सुरक्षित होगा जब लोकतंत्र सुरक्षित है। लोकतंत्र में उपस्थित किसी एक व्यक्ति को नुकसान सरकार पहुंचाएगी तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जन कल्याण ही सुरक्षित हो। जब वही सुरक्षित नहीं रहेगी, उसमें एक बहुत बड़ा कौम ब्राह्मणों का, सवर्णों का अगर सुरक्षित हो गया किसी एक कानून के लाने से, कैसे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद सुरक्षित है हमारा? और राष्ट्रवाद का ढोरा पीटना बंद कीजिए आप लोग। ठीक है, मतलब की बातें करते रहते हैं आप लोग, जो प्रैक्टिकल समीकरण में खामखा राष्ट्रवाद का रिपोर्ट देते रहते हैं आप लोग। एक छोटा सा जवाब, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं वो ठीक है, राष्ट्रवाद का आप देश से ऊपर कुछ नहीं है, ना जाति है, ना धर्म है, ना बाकी चीजें हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें जो व्यक्ति अपनी आहुति देता चला आया तो उसी को आपने उठा करके अब झोंक दिया। नहीं शेखर जी, देखिए हमारी विचारधारा हमेशा समरसता की रही है। हम विभाजन नहीं चाहते, हम एकता की राजनीति करते हैं, और किसी को भी हमारे किसी कृत्य से दुख पहुंचा है हम तुरंत सुधारेंगे। कानून परमानेंट नहीं है। अगर किसी को लगता है कि कहीं पे भी कोई दिक्कत है, वो दिक्कत सामने आएगी तो सरकार उसमें सुधार करेगी। चलिए ठीक है संदीप जी, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, आपकी बात भी समझ ली। मैं चर्चा को तेजी से आगे बढ़ाऊं वरना समय रह नहीं जाएगा ज्यादा। विवेक जी, अब मेरा सवाल है आपसे, ठीक है आप अपनी बात रखिएगा, मेरा सवाल अब आपसे यह है कि जब पिछला चुनाव था उस समय पे भी हमने देखा था, ऐसा नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो ब्राह्मणों के लिए कोई मतलब अलग से आपने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई हो या इस तरीके की चीज रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके की गतिविधियां चल रही थी उसमें ब्राह्मण भी अपना रास्ता खोज रहा था। वो ठीक है कि आज माता प्रसाद पांडे मतलब पॉलिटिकल इक्वेशंस को भी बैलेंस करना आपको बखूबी आता है, लेकिन यह भी बात सही है कि जब चुनाव चल रहे थे तो भगवान परशुराम की जगह जगह मूर्तियों की स्थापना हो या भगवान परशुराम को लेकर के ब्राह्मणों को रिझाने का मामला हो, ऐसा नहीं है कि केवल आपने कोई कसर छोड़ी हो। समाजवादी पार्टी ने वो भी अपनी तरीके से करती आई है। अब ये एक चक्रव्यूह है जिसमें ब्राह्मण फंस गया है। इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि जब ब्राह्मण की बात हो तो जरा पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी आप जा सकते हैं, लेकिन किया तो वही आपने भी है। अनम्यूट कर दीजिए। मैं स्पष्ट कर देता हूं हमने क्या किया था और आज वो स्थिति क्या है। जब हम सरकार में थे, क्योंकि ब्राह्मण चूंकि सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक प्रेरणा का परिचायक माना जाता है, संस्कृत विद्यालय के लिए, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 10 एकड़ जमीन भूमि पूजन करके हमने 109 करोड़ का बजट पास किया था 2015 में। पूछिए जरा वो स्कूल बन गया है क्या? वो महाविद्यालय तैयार हो गया है? 994 मान्यता प्राप्त जो संस्कृत विद्यालय थे उनको हमने विशेष अनुदान देकर के उनके आधुनिकीकरण का कार्य किया था। आज उसमें 212 ही शायद पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, बाकी सब बंद हो चुके हैं। शिक्षकों का वेतन 9,400 से हमने 32,500 करने का काम किया था। पूछिए आज शिक्षकों का वेतन घटाया है कि नहीं घटाया संस्कृत विद्यालय के? सबसे बड़ी बात है, पांडित्य कर्म से इनको नफरत है। जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बैठ करके अपने ठाकुर क्षत्रिय जाति पे गौरवान्वित होते हैं तो पहली बात तो यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि एक साधु या संत को मैंने आज तक अपनी जाति का उल्लेख करते कभी नहीं सुना। आपने सुना हो तो बता दीजिएगा मंच पे। मैं तो इसकी भी व्याख्या, इसको भी समझना चाहूंगा कि अपना पिंडदान तर्पण करने के बाद नाथ संप्रदाय के नियम, चूंकि मैं जाता हूँ, नाथ वाणी में उसका वर्णन है पूरा, कैसे कोई अपनी जाति पे अहंकार कर सकता है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार के लिए शंकराचार्य जी के प्रति जो वो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही अक्षम्य प्रयास है। सीधा सनातन पे प्रहार है, सीधा सनातन पे प्रहार। ठीक है सुंदरम जी, धर्म की आड़ में सीधा सनातन पे प्रहार। ठीक है सुंदरम जी की भी बात है। सुंदरम जी अपनी बात आप कहें। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि योगी जी जो है शंकराचार्य भगवान के ऊपर अनैतिक कार्य के द्वारा जो है वो प्रयास कर रहे थे, कुछ प्रयास कर रहे हैं। शंकराचार्य भगवान अभी उनका केस कोर्ट में है शायद, जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन एक संत होने के नाते, ना भी शंकराचार्य हो तो क्या, एक संत तो हैं, एक भगवाधारी तो हैं, समाज में अच्छा उद्देश्य देते हैं। उनके साथ, उनके वटकों के साथ जो हुआ वो सही नहीं कहा जा सकता। अब उसको रुझाने के लिए, लिपापोती करने के लिए कोई IIT गार्ड लगाए, अपने घर बुलाए, कुछ भी करे, कोई मतलब का नहीं है। हालांकि यह अपमान है, ये नहीं होना चाहिए था। संत कैसा भी हो, शंकराचार्य हो या ना हो, जगत गुरु हो या ना हो, वो संत होना ही काफी है। तो आपको लग रहा है कि पंडित इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें ये महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो टारगेट पे है?
सुंदरम जी। जाहिर सी बात है, जब शंकराचार्य भगवान जैसे कोटि लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा है तो ब्राह्मण और संत कहाँ से बचेंगे? संत ब्राह्मण ही है। अदर जातियां ऐसे कहना अनुचित होगा, लेकिन अदर जाति संत कौन मांगेगा? शंकराचार्य भगवान के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो अन्य जो ब्राह्मण पक्ष है, अन्य जो संत, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर तो ठीक है संदीप भारत जी, शीर्ष स्थान में बैठे हुए हैं, उनके साथ सीधा ही हो सीधा सकता ये है। आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि जिस सामाजिक संरचना की बात आप करते हैं, जिसे दरअसल ब्राह्मणों ने ही एक समय पर तैयार किया, आपकी नीतियों के चलते या आपकी राजनीतिक शिथिलता के चलते, वजह जो भी आप निकाल लें, लेकिन वो पूरी संरचना ही कटघरे में आकर के खड़ी हो गई है और अब आप उस पर लीपापोती कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल लिपापोती नहीं कर रहे हैं। विपक्ष ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए शेखर आनंद जी, यह आस्था बनाम कानून का विषय नहीं है, यह न्याय बनाम अन्याय का विषय, और इसको हमें समझना पड़ेगा। कानून को आप अपना काम करने दीजिए, न तो किसी को पहले से दोषी मानिए और न ही किसी को कानून से ऊपर समझिए। हम बराबर सोच लेते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम फलाने पद पे हैं, पद से बड़ा कानून है। कानून को अपना काम करने दीजिए। भारत का लोकतंत्र और न्यायपालिका तो आपकी मजबूत है। सरकार कानून सत्य तो सबके बदल रही है, सामने उसी आएगा। कानून पर तो आपत्तियां आ रही ये हैं। लगता है कि थाने का जो थाना अध्यक्ष किसी चोर को पकड़ता है, वो भी मोदी जी के कहने पे पकड़ता है, वो भी योगी जी के कहने पर। फिर तो हटा दीजिए सारे थानेदार अरे को। भाई, एक ही कानून आदमी पे ही तो पूरे सवाल देश में उठ रहा सबको है। पकड़ लेगा, सबको छोड़ लेगा। अरे भाई, हमारी न्यायिक प्रक्रिया है। संदीप जी, कानून का सहारा ले, एक मिनट में आता हूं विवेक जी, कानून का सहारा लेकर के शंकराचार्य को पीट दिया, कानून का बदलाव करके यूजीसी वाला मामला सामने आ गया जो अब सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो आप कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उस कानून के पन्ने को ही आप बदले दे रहे हैं, वहीं आपकी लेखनी चल रही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ब्राह्मण बाप बाप नहीं करेगा तो क्या करेगा? देखिए, ब्राह्मण कहीं बाप बाप नहीं कर रहा है। कुछ लोग, उनके पेट में जरूर दर्द है जो ब्राह्मणों के हितैषी बन रहे हैं और ब्राह्मणों को बाप बाप करने की एक नया, क्या कहते हैं, ऑरा गढ़ रहे हैं समाज में। समाज बिल्कुल स्थिर है, सही दिशा में है और समाज अपना बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है। समाज शक्तिशाली है और ब्राह्मणों को लेके चिंता ब्राह्मण कर रहे हैं। ब्राह्मणों की चिंता है। अखिलेश जी कृपया चिंता न करें, राहुल गांधी जी चिंता न करें, इनके चिंता से और ब्राह्मण दुखी है। इसलिए ब्राह्मण को पता है कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगा, ब्राह्मण कैसे अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेगा और शिक्षा में अपने बच्चों को कैसे वो शिक्षित करेगा। ये विश्व को भी सीखना है तो भारत के ब्राह्मणों से सीखे, तो अपने बच्चों के लिए कैसे जीता है, कैसे संस्कार अपने बच्चों में परोसता है, और पूरे विश्व को अभी भी इन संस्कारों की जरूरत है और वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है सुंदरम जी, आपको लग रहा है नहीं? ठीक है सुंदरम जी, जो बात संदीप जी कह रहे हैं, ब्राह्मण अपने आप में पूर्ण है, ये मान करके क्या मतलब आपको लग रहा है कि वो सारी चीजें पीछे चली जाएंगी जो मसले आ रहे हैं? जो भी मसले आएंगे, नया दौर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शंकराचार्य का उदाहरण ये किसी चोर सिपाही से खेल रहे हैं, उनका मुझे नाम नहीं पता है। इनको ये समझना चाहिए कि शंकराचार्य पर अगर कुछ हो सकता है, अगर सब कुछ स्थिर होता, अगर स्थितियां सामान्य होती, तो अलंकार अग्निहोत्री जैसे अधिकारी इस्तीफा न देते, उनको ये नहीं कहा गया होता कि साला पंडित बौरा गया है। आप कैसे कह सकते कि सब कुछ स्थिर है? सब कुछ स्थिर है तो प्रयागराज में बटुकों को चोटी पकड़ के मारा जा रहा है। ब्राह्मण का, किसी पंडित का, उसकी पहचान तो शिखा होती है, शिखा को पकड़ घसीटा जा रहा है। ये कानून है आपका। कठोर कार्रवाई होगी। क्या बेतुकी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं? छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं दो चार शब्द लपेट लिया, अब तो अच्छा वक्ता नहीं हो जाएंगे। ठीक है, नहीं संदीप जी, ऐसी कार्रवाई कब होगी? आज महीने से ऊपर हो गया, 2 महीना हो रहा है। अरे सर, उन सभी अधिकारियों पे जांच चल रही है और ये विषय जैसे जो लोग उसमें सम्मिलित हैं उन्हें नहीं छोड़े जाएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आप आश्वस्त बिहार से करते रहें, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो हम भी देख रहे हैं। ठीक है विवेक पांडे जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उससे मतलब सारा ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा और समाज, इसके लिए समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को लाना जरूरी है। अपनी तरह से एक ब्राह्मण भी चिंतन करता है, जहां गड़बड़ होती है उसको इंगित भी करता है। तो आपकी पूरी पॉलिटिक्स उस जगह पे धरी रह जाएगी अगर ब्राह्मण ने आत्मचिंतन करके और इनको चिता दिया। तो ऐसे में ये नैरेटिव आपको लगता है कि केवल देश के भीतर ही सेट हो रहा है या सेट करने वाले यहीं पे हैं, या आपको यह भी लगता है कि जो कुछ वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें
अखिलेश यादव को लग सकता है कि वो राजनीति बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये मामला हाईलाइट हो रहा है। कांग्रेस को लग सकता है, बीजेपी भी अपनी तरह से डिफेंड कर सकती है, ऑफेंस कर सकती है, लेकिन ये डोर कहीं बाहर निकल गई है, क्योंकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो डोरी थमा के आए हैं बाहर। भाई बिल्कुल जायज बात है। भारत में तो ये स्थिति देखने मिल रही है कि भारत के प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेते हैं और घोषणा अमेरिका का प्रेसिडेंट करता है वहां से बैठ करके। जिस तरह से बराबर भारत के प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल कैरियर तक खत्म करने की क्षमता आज अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है, तो ये स्थिति बिल्कुल डोर क्या, मुझे तो लगता है कि पूरी सीकड़ उठा करके दे आए हैं जाकर के। भाई मैं तो स्पष्ट रूप से इस बात को रखूंगा इस मंच पे कि हमने सुना था कि जब ब्राह्मण भाजपा ज्वाइन करता है वो क्रिप्टो ब्राह्मण हो जाता है, लेकिन आज इस स्थिति को देख करके मुझे यकीन हो गया। कारण बता दूं, संदीप दुबे जी बैठे हैं, सुंदरम जी बैठे हैं, वो वृत्तांत में लाना नहीं चाह रहा था। हमने कमलेश तिवारी जी को दी थी वायु श्रेणी की सुरक्षा। योगी सरकार ने सबसे पहले आते ही कमलेश जी को की सुरक्षा घटाई, क्योंकि कमलेश जी हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे थे। और उसके बाद जो कमलेश जी के साथ हुआ वो भी मीडिया के सामने है, सर्वविदित है। और संदीप दुबे जी आज तक कमलेश तिवारी के हत्यारों को न्याय नहीं दिला सके। मुझे लगता है कि उनके परिवार को न्याय नहीं दिला सके, क्योंकि संदीप दुबे जी आप भी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, तो उस समय आप भी यहीं रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि आपको उस घटना के बारे में ज्ञात होगा। तो सिर्फ कह देना जांच चल रही, अभी आपने शंकराचार्य जी के मुद्दे में बड़ी अच्छी जलेबी बनाई क्रिप्टो स्टाइल में कि जांच चल रही है, अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, ये बात मुख्यमंत्री बोलते हैं। ठीक है, वो सवाल होगा विवेक जी, ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं, समय कम बचा है। सुंदरम जी आपको लगता है कि ठीक है, सुंदरम जी आपको भी लग रहा है कि ये जिस तरीके का दौर चल रहा है तो उसमें अलग अलग पार्टियां, भले ब्राह्मण बीच चौराहे पर ला करके खड़ा किया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण की चिंता पार्टियों को है, चिंता अपने वोट को, वोट बैंक को और अपने जीतने को लेकर के ही है, कोई भी पार्टी हो। हाँ बिल्कुल, ये असल वो चालाक लोमड़ी वाली कहानी है। इनको लगता है कि ये छोटी संख्या में है तो थोड़ा बहुत करके इनको अपने पक्ष में ले लेंगे, फिर से राष्ट्रवाद का और ये तमाम चीज़ें लॉलीपॉप दे दे के। ऐसा होगा नहीं। वैसे इनको लगता है कि ब्राह्मण को हम जब चाहेंगे झुका लेंगे, जब चाहेंगे दबा लेंगे, ब्राह्मण तो ऐसा है, ब्राह्मण तो वैसा है। और राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण से लेके और जितने पंथवाद जातिवाद सब उछेड़ दो और ब्राह्मण को अपने पक्ष में ले लो। ऐसा नहीं होता। अगर पक्ष में लेना ही है तो यूसीए से कानून नहीं लाने होंगे। आपको ये समझना होगा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं, विचारधारा है। आज भी हमारे यहाँ घर में शादियाँ होती हैं तो हम नावों से लेके सबके ऐसे जो सो कॉल, हम लोग नहीं मानते, ऐसा सो कॉल लोग मानते कि नीची जाति है उनके पूजा करते हैं। आज भी नाउन हमारे घर पे आती हैं तो एक वर जब किसी स्त्री के वधू के मांग में सिंदूर भरता है उससे पहले वो नाउन मांग में सिंदूर भरती हैं। ये हमारे यहाँ प्रथा है, ये नियम है, हम उनका पैर छूते हैं। संदीप जी, अब मेरा आखिरी सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो ठीक है, सपा ने अपनी तरह से राजनीति इस पे करी ब्राह्मणों को लेकर के, सुंदरम जी ने अपनी बात कही, बीएसपी और कांग्रेस होते तो वो भी अपनी अपनी तरफ ब्राह्मणों को ले जाने का प्रयास करते। बीजेपी के अंदर क्या इस बात को लेकर के कोई चिंता है? ये चर्चा में मेरा आखिरी सवाल है कि आखिर अगर ब्राह्मण इस तरीके से मुखर हुआ है तो क्यों हुआ है, वो क्या चाह रहा है, इसको लेकर के पार्टी स्तर पर केंद्र से लेकर राज्यों तक कहीं कोई चिंतन हो रहा है या ये भी ऐसा ही है? शेखर जी देखिए, समाज चिंतन के बगैर चलता ही नहीं है। और जहां तक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संवाद और चिंतन दोनों की परम आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की बड़ी पार्टी है, भारत की बड़ी वो सब मत बताइए, मैं ब्राह्मणों को लेकर के स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है संदीप जी। इस विषय पे चिंतन ये मुद्दे के बाहर बात कर रहे हैं, जागरूक है, और हम कभी नहीं चाहते ब्राह्मण नहीं, कोई भी जाति इस देश का हो, कोई भी जाति नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या भारतीय जनता नहीं, आपके सवाल से ही इस पूरी चर्चा का मतलब समझ में आ जाएगा। मेरा सवाल बड़ा सीधा और स्पेसिफिक है। ब्राह्मण जिस तरीके से मुखर हुआ है उसे लेकर के बीजेपी के भीतर पार्टी नेतृत्व में कोई चर्चा, कोई चिंतन, कोई चिंता है या नहीं है? देखिए, चिंतन के बगैर तो नहीं चल सकता ना समाज, और कोई दिशा तो नहीं मिल सकती। समाज नहीं, पहले पार्टी चला लीजिए। देश की जो स्थिति है वो देश में छोड़ दीजिए, चिंतन मनन। चलिए ठीक है, ठीक संदीप जी, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। ठीक संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल है, बिल्कुल। इससे बहुत बहुत शुक्रिया तैयारी है संदीप जी, आपका भी, विवेक जी, सुंदरम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में जितनी बात हमने अलग अलग तरीके से रखने की, समझने की कोशिश की है, और
जहां तक ये चर्चा, ये वार्ता पहुंच पाई है, उसमें इतनी बात तो साफ है कि सबसे पहले बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात पर गहन मंथन कर ले कि वो कौन है जो ब्राह्मण को चौराहे पर खड़ा करके और सारी गोलबंदी कर रहा है समाज की कि देखो ब्राह्मण के साथ में क्या हो गया। ब्राह्मण के साथ में जो कुछ भी है उससे निपटने में खुद ब्राह्मण सक्षम है, और जो चाहेगा, जिस तरीके से चाहेगा वो सरकार को करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो सरकारें बदली देखी हैं हमने। अब ऐसी स्थिति में यह मौका, यह वार्ता भारतीय जनता पार्टी को शुद्ध रूप से, इस वार्ता का सार यही है कि एक मौका दे रही है कि सार्वजनिक रूप से आकर के देश में इस बात को सामने रखने का कष्ट करें, साहस करें कि आखिर जो ब्राह्मण अब तक राजनीति के केंद्र को सेट करता रहा, उसको केंद्र में किसने सेट करने का काम किया है। अगर बीजेपी इस बारीक लाइन को नहीं समझ पाएगी तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी बड़ी राष्ट्र की लकीर खींचती चली जाए, इस जगह पर आकर के फंस जाएगी। और दोष ब्राह्मण का नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण चेता रहा है कि पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख लो, मौका है। ब्राह्मण ही ये बात कह रहा है कि भाई तेरी राजनीति जो तू करता आया, उस राजनीति के साथ में राजनीति हो रही है, और अगर इस राजनीति को तू नहीं समझ पा रहा तो भैया राजनीति छोड़ दे। नमस्कार। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? हमारे पूजनीय, उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। कि जिस तरह आपने सका को उखाड़ने का काम आपकी सरकार ने किया है, आपकी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे यहाँ पे ब्राह्मण। महोदय, यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। और सुन लीजिए पूरी बात, वो ब्राह्मणवाद कहा गया। ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। जातिवाद तो कुर्सी के भेड़िए कर रहे हैं।